आजाद जी, बस नाम से जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद है, पर आपको ये पता नहीं होगा कि ये व्यक्ति कितनी बार जेल गया है। अब वो जेल क्यों गया है, किसके लिए गया है, ये हमें कुछ पता नहीं है। बस जेल गया है हमारे समाज के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, और उसने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, जैसे कि हमारे महापुरुषों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया। तो सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि जय भीम चिल्लाने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा महापुरुषों के बारे में पढ़िए, उनकी बातों को समझिए। देखिए आपको एक बहुत अच्छी बात समझाता हूँ। आज जो भी यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये महापुरुषों की फोटो यहाँ पे लगी है तो क्यों लगी है। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं जिलाध्यक्ष जी से, ठीक है, वो कार्यकर्ताओं से जानना चाहते हैं कि ये महापुरुषों की फोटो क्यों लगी है। और हमारे कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं जय भीम जय भीम। क्या है यार, मजाक बना के रखा है पूरे कार्यक्रम को। तो सर्वप्रथम बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारे शमशाबाद में महानिम चौराहा के इधर कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए सभी को धन्यवाद मेरा। और मंचासीन हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय आजाद चरण सिंह चौधरी जी को मेरा दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया। चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं कि सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि कबीरदास जी की फोटो लगी है। तो ये कबीरदास जी कौन थे, ठीक है। तो ये कबीरदास जी बहुत ही अच्छे, ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। इनके जो दोहे हैं वो एक ऐसा तर्क था इनके दोहे में, जैसे कि बाबा साहब की एक कलम में तर्क था, ठीक है। और सेकंड नंबर पर जो है हमारे गुरु रविदास जी, जो कि आने वाली 5 तारीख को गुरु रविदास जी जयंती आने वाली है। आप सभी को पता होगा कि हर गांव में गुरु रविदास जी जयंती मनाई जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले गुरु रविदास जयंती पर ऐसी अनुशासनहीनता ना करें जो इस कार्यक्रम में चल रही है। शायद मेरी बातें बहुत बुरी भी लग रही होंगी, ठीक है, तो लगने दो, अपना समाज है, सह लेगा, ठीक है। बहुत को सहा है, अपने बहुत को सहा है, ये बातें भी सह लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे आ जाओ। अब ज्योतिबा फुले की फोटो लगी है। मैं सभी बूढ़े बुजुर्गों को बताना चाहता हूँ खास तौर से, क्योंकि उनके बच्चे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बूढ़े बुजुर्गों को पता होना चाहिए मेरे बच्चे ये नीला निशान क्यों लगा है, ये किस, ये चश्मे पे फोटो लगी है तो ये किस महापुरुष की लगी है। और मेरा बेटा जो यहाँ से छोड़ के यहाँ पर आए, यहाँ बैठे हैं, तो वो क्यों बैठे हैं, ये हमारे बूढ़े बुजुर्गों को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे फोटो लगी है जो ज्योतिबा फुले की, जो कि सावित्रीबाई फुले के पति थे, ठीक है। ज्योतिबा फुले बहुत ही एक माली समाज से आते थे, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई की थी कुछ, ठीक है। तो इन्होंने जब अपना विवाह किया सावित्रीबाई फुले से, तो इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ाया। और सावित्रीबाई फुले ने पढ़कर आज हमारे, किसी से भी पूछ लो कि शिक्षा की देवी कौन होती है या है, तो 99% सभी लोगों का क्वेश्चन आंसर यही रहेगा कि सरस्वती देवी शिक्षा की देवी रहती है। मैं उन बहनों से भी कहना चाहूंगा और उन माताओं से भी कहना चाहूंगा जो इस मोहल्ले में शिक्षित हैं, तो वो सावित्रीबाई फुले की देन है और अभी वो घर में बैठी हैं। हमारा बहुजन समाज जो कि बाबा साहब ने नाम दिया है, जिस प्रकार की हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई ये सभी मिलकर एक हिंदू धर्म बना है, उसी प्रकार SC ST OBC माइनॉरिटी ये हमारा एक बहुजन समाज है। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए थोड़ा सा। अनुसूचित जाति SC में आते हैं,
अनुसूचित जनजाति एसटी में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आता है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में आता है। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे कार्यकर्ता जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे बूढ़े बुजुर्गों को जो भी पता नहीं है कि क्या कार्यक्रम चल रहा है, बस इतना पता है कि आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है और ये महापुरुषों की फोटो चिपकी है, वो बेफालतू में चिपकी है वो। चलिए चौथे नंबर पे भी बात करते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि एक साहू समाज से थे, ठीक है, जो कि उपजाति तेली रहती है, ठीक है। तो छत्रपति साहू जी महाराज हैं, उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब आरक्षण क्या होता है वो आपको पता भी नहीं होगा, और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश चल रही है ये भी वो भी आपको पता नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हमें ना तो शिक्षा उस तरीके से मिल रही है और ना ही हमें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। एक टीचर बन जाओगे, एक चपरासी बन जाओगे, एक पुलिस वाला बन जाओगे, एक तहसीलदार बन जाओगे तो उससे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आप आईपीएस आईएएस संसद में बैठ जाओगे, लोकसभा में बैठ जाओगे, विधानसभा में बैठ जाओगे, संसद में बैठ जाओगे, राज्यसभा में बैठ जाओगे, आपके बच्चे बैठ जाएंगे तो वो सही आरक्षण का लाभ हुआ, ठीक है। अब आगे आते हैं सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। उनके साथ भी बड़ी जाति सूचकता वाली क्रियाएं होती थी। जब वो स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए तो असामाजिक तत्वों द्वारा, अपर कास्ट के लोगों द्वारा उन पर गोबर छिड़का जाता था। सम्मानीय सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि यदि मेरी बातें जैसी भी लग रही हो थोड़ा सा सुन लें, अच्छी लग रही हो तो भी सुने और बुरी लग रही हो तो भी सुने, थोड़ा ध्यान से सुने। हो सकता है कि मैं यहाँ पर बार बार ना आऊं और ये भी ना समझे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। तो ज्योतिबा फुले 2 साड़ियां पहनकर जाती थी। अब रास्ते में उन्हें गोबर डालते थे उनके ऊपर। क्यों डालते थे? क्योंकि वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षा देना चाहती थी। आज जो पढ़ लिख कर मेरी दीदी गवर्नमेंट टीचर हैं, अब वो गवर्नमेंट टीचर तो बन गई हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो किसकी देन है गवर्नमेंट टीचर बनने के पीछे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि आपके मंच पे शोर शराबा चल रहा है, तो अब वो गवर्नमेंट टीचर तो बन गई हैं। बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी बात ध्यान से सुन लें। तो बस यही, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। उनका मुझे पता नहीं है आगे, थोड़े से और आगे आते हैं। पेरियर रामास्वामी जी, पेरियर रामास्वामी, उनके 15 क्वेश्चन ऐसे हैं भगवानों के प्रति, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर सभी समाज वर्ग के व्यक्ति बैठे हैं तो उनको बुरा भी लगेगा। तो आप गूगल पर जाइए और वहां पर पेरियर रामास्वामी जी के 15 क्वेश्चन वहां पर देखिए कि पेरियर रामास्वामी के 15 क्वेश्चन क्या कहते हैं वहां पर। उसके बाद में आप मुझे वहां पे महसूस करेंगे थोड़ा आगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसकी फोटो लगी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये भीमराव अंबेडकर कौन थे, इनने क्या किया था हमारे लिए? जय भीम क्या होता है जय भीम, तो बताते हैं जय भीम क्या होता है। बाबा साहब अंबेडकर, सही बात तो ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस देश के स्वतंत्र होने के बाद फिर हमें एक समानता, बंधुत्व, भाईचारे के लिए एक संविधान की स्थापना करनी थी, लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन स्वतंत्र हम तभी हुए थे जब हमारे
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत से भारतीय संविधान को तैयार किया था। ठीक है। और जिन्होंने अपने जीवन में 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, जिस प्रकार से आज हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष जी चरण सिंह चौधरी जी आपके बीच पधारे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग जागरूक हो जाएं। उसी विचारधारा को हमारे बड़े भाई चरण सिंह चौधरी जी इस मिशन को बढ़ा रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो हमेशा समाज के मिशन को बढ़ा रहा है। वो जैसा भी कर रहा हो, बस उसकी टांग मत खींचो, उसके साथ चलो। यदि साथ भी नहीं दे सकते तो उसकी बुराई मत करो, बस उसको बढ़ाओ आगे। ठीक है। तो बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन दलितों, शोषित, वंचित, जिन्होंने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, जिन्होंने कभी अच्छा भोजन नहीं किया, जिन्होंने कभी समानता के साथ नहीं रखा गया, जिन्हें पढ़ने से भी वंचित रखा गया, सुख सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। और आज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि आपके पास एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल है तो वो किसकी देन है, यदि आपके पास एक साइकिल भी है तो वो किसकी देन है। लेकिन ये हमें कॉमन सेंस लगती है सब चीजें, कि वो तो हमने अपनी मेहनत से ली है। सर 1950 के पहले आप चले जाओ तो आप अपना इतिहास जान जाओगे कि हमारा ऐतिहासिक जीवन क्या था। जिस बच्चे को क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, उस बच्चे ने एक संविधान लिख डाला, और जिसके परछाई से भी रूह कांप जाती थी सभी लोगों की, जिसकी परछाई से भी अछूत हो जाते थे, आज उस व्यक्ति के नाम से ट्रेनें चल रही हैं। थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए मेरे बाबा साहब के लिए। तो बाबा साहब के लिए यदि मैं बताना चाहूं तो कई वर्षों भी लग जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन, संघर्ष भरा जीवन इतना बड़ा है कि बोलते बोलते काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं बाबा साहब के लिए सबसे बड़ी एक मुख्य बात यही बोलूंगा कि बस जो आपके पास बदौलत है, जो आपके पास दौलत है, वो बाबा साहब की बदौलत है। ठीक है। जो आपके पास जो सुख, ऐश और आराम आप कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत है। तो कहीं हम उन्हें भूल ना जाएं, कहीं हम उन्हें भूल ना जाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें बाबा साहब को पढ़ लेना चाहिए। अब आते हैं मानिए कांसीराम जी। कांसीराम जी, अब ये कांसीराम जी कौन थे? अब ये कांसीराम जी की तो ऐसी कहानी है कि शायद कुछ लोगों को हंसी आएगी और कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार इसने अपने लाइफ में फ्रीडम की ही नहीं। फ्रीडम मतलब होता है मौज मस्ती अय्यासी। ठीक है। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी थे, कुछ पूछो मत। जैसे कि जिलाध्यक्ष जी को पता चला कि आज यहाँ पे कार्यक्रम है, वो यहाँ पे आ गए। अब ऐसे ही माननीय कांसीराम जी थे, उन्हें पता चला कि कल वहां पे अपने अधिकारों को छीना जा रहा है, तो साइकिलों से जाते थे, साइकिलों से जागृत करते थे, घर घर जाके साइकिलों से रैलियां निकाली जाती थी। और आज हमारे समाज के हमारे पुत्र पुत्रियां जो भी हैं, यदि हम उनसे बोले कि बेटा रोड तक चला जा, पापा मुझे चाय भी दे दो गाड़ी की, तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मम्मी ने कही बेटा मोगोली ले आ, अरे मम्मी अभी तो आंटी खेलो जा रहा, चिप्पी खेलो जा रहा हूँ। तो हमारे ऐसे महापुरुषों की वजह से आज हम घर में ऐश और आराम कर रहे हैं। माननीय कांसीराम साहब जी, जिन्होंने अपने साथ में एक बहन कुमारी मायावती जी को भी साथ में लिया राजनीतिक में। कहीं हम बहन कुमारी मायावती जी को भी ना भूल जाएं, पार्टियों के चक्कर में कहीं हम बहन कुमारी मायावती जी को भी ना भूल जाएं। आज कहते हैं लोग मायावती सब कुछ भूल गई हैं, बिछड़ गई हैं, वो एक बात सही है। लेकिन यदि मुझे बता दो, आप सामने ये बच्ची बैठी है जिसकी भी हो कम्बल ओढ़े, यदि आप इसको घर से बाहर निकाल दो 20 मिनट के लिए, घर में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होने लगेंगी।
और मायावती जी को पढ़ो एक बार, मायावती जी ने क्या किया। फिर बात एक बार मुझे याद करना आप कि मैं क्या बोल रहा था। तो पार्टियों के चक्कर में हमें ऐसी जिस प्रकार से सभी महापुरुषों की फोटो लगी है, तो मायावती जी की भी फोटो लगानी थी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी बनने से पहले, भीम आर्मी का संगठन बनने से पहले हम मायावती का ही गुणगान करते थे। और हमारे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए यदि बेटा बलवान हो जाए तो। चलिए, अब पार्टियां आ गई हैं तो थोड़ा सा मनमुटाव तो हो ही जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम आजाद की, जो कि सबसे लास्ट में फोटो है उनकी। अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद एक मुस्लिम कैटेगरी से आते थे और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक वैज्ञानिक तौर तरीके सीखने में लगाया और इन्होंने शादी नहीं की, जिस प्रकार से मायावती जी ने नहीं की शादी। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासियों, हमारे समाज के भाइयों, सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, बहुजन समाज के लोगों के लिए काफी प्रयास किया। आप उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ना कि उनकी ऐतिहासिक राजनीति और बहुजनों के प्रति संघर्ष क्या रहा है, ठीक है। और अब्दुल कलाम जी की बोल रहे थे हम, तो अब्दुल कलाम आजाद ने भी कुछ उनकी ऐसी प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद से ज्यादा एक वैज्ञानिक बनने का सोचा और आज वे एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, नीचे जाइए थोड़े, चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी, मानिए चंद्रशेखर आजाद जी, आपको पता होगा कि आज देश में कितनी ज्यादा तानाशाही चल रही है और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को भाजपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है। हमारे भाई का हमें पता नहीं कि कब उन पे मुसीबत आ जाए, इसलिए हर जिले में, हर गांव में भीम आर्मी को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब ये भीम आर्मी इतना कार्य क्यों कर रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। कई प्रकार की अफवाहें भी फैलती हैं, कई प्रकार की अफवाहें भी फैलती हैं, तो हमें इनसे बचना होगा। क्या फ्रॉड है, क्या सही है, इनको थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो भी हमारे पूरे महापुरुष, ऊपर से लास्ट तक जो लाइन लगी है महापुरुषों की, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी उन्हीं आदर्शों पर चल रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत है आज हमारे घर में बहन बेटी ऐश और आराम से जी रही है। उनके लिए यदि कोई सुरक्षा प्रदान कर रहा है तो वो सिर्फ भीम आर्मी है, जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रख रहा है। यदि भीम आर्मी नहीं होती तो घर में से लोगों को हमारे खींच खींच के मारा जाता, क्योंकि ना ही तो उनके पास ठीक है। तो आपने समझ लिया कि भीम आर्मी आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ही, सरकार से यदि कुछ हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रही है वो, तो सर वो भीम आर्मी है। और जैसा कि आपको पता होगा, भोपाल के जम्बूरी मैदान में 8 तारीख को आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने 21 सूत्रीय मांगों पे से 18 सूत्रीय मांगों पर एक्सेप्ट कर लिया है, उनको स्वीकार कर लिया है करणी सेना की, ठीक है। तीन चीजें रह गई हैं उसमें कमेटी बिठाई गई है, जिसमें से SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो अब 12 तारीख को हमारा एक ऐतिहासिक आंदोलन है भोपाल के दशहरा मैदान में, तो आप सभी उसमें सहभागी बने और अपने घर से एक प्रत्येक व्यक्ति, बल्कि हर एक व्यक्ति जाए, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं भेजा जाता, ठीक है। और GH चौधरी बिटिया को मेरा
हृदय से प्रणाम। उसने इतना अच्छा अपने माता पिता से प्रोग्राम रखवाया। मैं ऐसी बेटी की कामना करता हूँ कि भविष्य में वो अच्छी बने, अच्छे पद पर बैठे। इसके लिए मुझे यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी ने इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बीमार हुए के कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इतनी साहस से इस कार्यक्रम को किया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय गुरु रवि।